उस शख्स ने अपने तीनों बेटों के नाम अब्दुल्ला रखे हुए थे। दिन गुजरते रहे, हत्ता कि उसे मर्जुल मौत ने आन लिया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। उसके साथ ही उसकी रूह कब्ज हो गई। वो खुद तो फौत हो गया मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फैसला करें कि किन दो अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी और किसी एक को विरासत नहीं मिलेगी। तीनों भाइयों ने फैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करें और उनसे कोई हल मांगें। तीनों भाई शहर के लिए सफर पर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज को तलाश करता फिर रहा था। उन भाइयों के पूछने पर उसने बताया कि उसकी एक ऊंटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊंटनी एक आंख से कानी थी? उस आदमी ने कहा, हां ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊंटनी एक टांग से लंगड़ी थी? उस आदमी ने जल्दी से कहा, बिल्कुल सही, मेरी ऊंटनी वाकई ही एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊंटनी के मालिक से पूछा, क्या तेरी ऊंटनी की दुम कटी हुई थी? तो उसने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊंटनी की दुम कटी हुई थी। बस जल्दी से बता दो मेरी ऊंटनी कहां है? तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बाखुदा हमें आपकी ऊंटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने उसे नहीं देखा। ऊंटनी का मालिक उनकी यह बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि इन तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि उसकी ऊंटनी को ये तीनों ज़बह करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊंटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा, हमें कोई एतराज नहीं क्योंकि हम खुद भी काजी के पास जा रहे हैं। जब ये चारों लोग काजी के पास पहुंचे तो ऊंटनी वाले आदमी ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने उन तीनों से कहा, जिस तरह तुम तीनों ने ऊंटनी की निशानियां बताई हैं उसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊंटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का एतराफ कर लो। पहले ने कहा, जनाबे आला, हमने ऊंटनी को नहीं देखा, हाँ अलबत्ता ऊंटनी के आसार जरूर देखे थे। जब मैंने उसे कहा कि तेरी ऊंटनी एक आंख से कानी है तो मैंने देखा था कि रास्ते का एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ का घास वैसे ही मौजूद था। इसका एक ही मतलब था कि उस आदमी की ऊंटनी एक आंख से कानी होगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए थे जबकि चौथा कदम जमीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना बनता था कि यह जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, ऊंट जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बिखेरते हैं, जबकि जिस राह से हम आए थे वहां पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका एक ही मतलब हो सकता था कि ऊंटनी की दुम कटी हुई है जो अपना गोबर दाएं बाएं फैला नहीं सकती। काजी ने बगैर किसी देर के उस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊंटनी इन लोगों के पास नहीं और ना ही इन्होंने उसे देखा है। ऊंटने वाले आदमी के जाने के बाद उन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। उन तीनों से कहा, तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोचकर इसका कोई हल बताऊंगा। ये तीनों भाई मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद उनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले भाई ने खाने को देखते ही कहा, यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हमल के साथ और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा, यह काजी अपने मां की नाजायज औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था यह कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलाकर पूछा तो उसने एतराफ किया कि पकाने के लिए घर में कुछ नहीं था। तो उसको शरारत सूझी और उसने कुत्ता मारकर उसका गोश्त पकाया और उनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला यह गोश्त कुत्ते का गोश्त है? उसने बताया, गाय, बकरी या ऊंट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि यह सारा गोश्त चर्बी नुमा था जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप के माल में से वरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा उनसे मुखातब होकर पूछा,
کس نے کہا تھا کہ یہ روٹیاں ایک ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اور اپنے پورے دنوں کے ساتھ ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا میں ہوں جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا تمہیں کیوں کر لگا؟ تو اس نے کہا میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی تھیں جبکہ دوسری طرف کچی اور موٹی رہ گئی تھی۔ میں نے اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایک ایسی خاتون ہے جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی۔ اس کا مطلب یہی بنتا تھا کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے۔ قاضی نے دوسرے سے کہا تم وہ عبداللہ ہو جس سے باپ کی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا یہ کس نے کہا تھا کہ میں والد الحرام ہوں؟ تیسرے نے کہا یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ وہ اپنے ماں کی ایک ناجائز اولاد ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا یہ سچ ہے کہ تم میری ایک ناجائز اولاد ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں اپنی والدہ کی ایک ناجائز اولاد ہوں؟ اس نے جواب دیا اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران مقرر نہ کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھلاتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال میں سے ورثہ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا مگر ایسا کیوں؟ قاضی نے کہا کیونکہ ایک ناجائز اولاد ہی دوسرے ولد الحرام کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتی ہے اور تم بھی میری طرح ایک ناجائز اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنے ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے۔ ان کی ماں نے کہا تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسے دروازے پر یہ بچہ ملا۔ تمہارا باپ اسے گھر لایا اور اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔